हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान सेकंड पेपर में व्होलर की खोज। सेकंड पेपर है जिसमें जैव शक्ति सिद्धांत का अंत होगा। इसके पहले आप एक मोटिवेशनल शायरी देख लीजिए कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे प्रिय छात्रों, कांटों से घबराना मत मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब मुस्कुराता है। तो हम देखेंगे व्होलर की खोज। व्होलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया की खोज करके प्रयोगशाला में जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। तो देखिए व्होलर की खोज क्या है। देखिए सन 1828 में जर्मन रसायनज्ञ व्होलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ यूरिया की खोज की। यूरिया की खोज की जो प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट सूत्र क्या है NH4 2 SO4 अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सायनेट KCNO पोटेशियम सायनेट के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया था। जो इसके पहले पशुओं व स्तनधारियों के मूत्र से प्राप्त किया जाता था। ये जो यूरिया है ये प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने बनाया था? व्होलर ने। सन 1828 में जर्मन के वैज्ञानिक थे। इसके पहले जो यूरिया है ये पशुओं या स्तनधारियों के मूत्र से प्राप्त किया जाता था। देखिए जो अमोनिया गैस है ये भी किससे प्राप्त होता है? ये भी पशुओं के या स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाता है। तो इससे क्या बनता है? इससे यूरिया भी उस पशुओं के मूत्र में उपस्थित होता है। देखिए प्रयोगशाला में क्या लिया गया था? अमोनियम NH4
ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट KCNO, पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है 2NH4CNO, अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4 प्लस K2SO4, तो बना अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। तो जब अमोनियम सल्फेट और क्या है पोटेशियम साइनेट अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को वोलर ने सर्वप्रथम क्या किया था, गर्म किया था। तो उससे अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट प्राप्त किया। इसके बाद अमोनियम साइनेट को विनिमीकरण किया, 2 यहाँ से NH4CNO को समावयवीकरण अमोनियम साइनेट को समावयवीकरण करने पर बनता है NH2CONH2। क्या बनता है NH2CONH2, यही है यूरिया। क्या है यूरिया। तो इस प्रकार वोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके यूरिया की खोज की, जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक पदार्थ था। ये क्या है कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। तो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ की खोज किसने की, वोलर। और कौन सा कार्बनिक पदार्थ, यूरिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंड कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। देखिए, यूरिया के निर्माण से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। उसके बाद लिखना है कि यूरिया के निर्माण से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। तो यूरिया के निर्माण के पश्चात जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन यानी अंत की ओर चलने लगा। इसके पश्चात प्रयोगशाला में कोल्बे ने सन 1845 में, इसके पश्चात प्रयोगशाला में कोल्बे ने सन 1845 में एसिटिक अम्ल CH3COOH अम्ल की खोज की। देखिए, जब यूरिया का खोज हो गया तो इसके बाद आए कौन, कोल्बे। इन्होंने सन 1845 ईस्वी में एसिटिक अम्ल की खोज की। ये कैसे बना, 2C+H2 C2H2
1200 डिग्री सेल्सियस पर बना। इसके बाद इसमें तनु H2SO4 मिलाया गया। क्या मिलाया गया? तनु H2SO4, तनु H2SO4 मिलाया गया, बना CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बना। फिर इसका ऑक्सीकरण किया गया, इसका ऑक्सीकरण किया गया तो बना CH3COOH। ये क्या बना? एसिटिक अम्ल बना। तो पहले कार्बन और हाइड्रोजन को 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके एथाइन बनाया गया और एथाइन को तनु H2SO4 के साथ गर्म किया गया तो बना एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड को पुनः क्या किया गया? ऑक्सीकरण किया गया, ऑक्सीकृत करके बनाया गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल की खोज किसने की थी? कोल्बे ने। कोल्बे ने सन 1845 ईस्वी में। इसके तत्पश्चात बर्थेलो ने सन 1856 ईस्वी में मेथेन गैस की खोज की। इसके बाद किसने? बर्थेलो ने सन 1856 ईस्वी में मेथेन गैस की खोज की। ये बना 2C+2H2, कितने डिग्री? 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर बना मेथेन गैस, CH4 मेथेन गैस। इन खोजों ने जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। प्रयोगशाला में जब इतने खोजे हुए, यूरिया के बाद एक से एक खोजें होने लगी, तो इससे पता चल गया कि कार्बनिक पदार्थों को हम साधारणतया प्रयोगशाला में बना सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम कार्बनिक पदार्थ को केवल सजीवों से ही बना सकते हैं। तो इस प्रकार वोलर ने इन सभी पदार्थों की खोज करके जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। तो इन खोजों ने जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका था कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। इसी के साथ ऑर्गेनिक शब्द के महत्व का खंडन हो गया। तो यह है वोलर की खोज और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। इस प्रकार विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का खोज करते हुए जैव शक्ति सिद्धांत को अंत कर दिया गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। अब आधुनिक परिभाषा क्या है, ये किस आधार पर दिया गया? आधुनिक अवधारणा के अनुसार कार्बन
के यौगिक, कार्बन के यौगिक ऑक्साइड, कार्बोनेट, तथा साइनाइड आदि को छोड़कर आधुनिक अवधारणा के अनुसार कार्बन के यौगिक ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा साइनाइड आदि को छोड़कर को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन की अधिकता होती है, अर्थात केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो जो आधुनिक अवधारणा है इसके अनुसार केवल ऑक्साइड, कार्बोनेट और साइनाइड समूह को छोड़कर जितने भी यौगिक होंगे वो सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो इसके अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अतः रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये है कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले पदार्थ को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कार्बन उपस्थित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सभी के समूह से भी बनता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अलावा यानी जिनको छोड़कर अगर वो मिलते हैं तो उनसे कार्बनिक पदार्थ नहीं बनते हैं। भले ही उसमें कार्बन उपस्थित हो लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। जैसे क्या? ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन के साथ ऑक्साइड उपस्थित है तो क्या होते हैं? वो अधातु के साथ अकार्बनिक यौगिकों के साथ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कार्बोनेट हुआ, साइनाइड हुआ, ये सब जो होते हैं इन सब में कार्बन उपस्थित होते हुए भी ऑक्साइड, कार्बोनेट और साइनाइड में इसमें
कार्बन उपस्थित होते हुए भी अकार्बनिक यौगिक बनते हैं, क्योंकि इनके जो गुण होते हैं ये अधिकतम अकार्बनिक पदार्थों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। अधिक अकार्बनिक पदार्थ से मेल जोल रखने के कारण उनके साथ व्यवहार करने वाले पदार्थों के साथ रखे जाते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक में नहीं रखा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।